नमस्कार आप सभी को। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कार्यस्थल पर यौन शोषण यानी ठीक है कार्यस्थल यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑन वर्क प्लेस। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने लास्ट क्लास में एक वीडियो बनाई थी जिसका नाम था कार्यस्थल पर भेदभाव। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि उस वीडियो में ये टॉपिक भी ज़रूर रिलेटेड था। अगर आप उस वीडियोस को देख के यहाँ आए हैं तो बहुत अच्छी बात है और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी अच्छा है और अपने सोसाइटी के लेवल पे भी बहुत ही अच्छा है। ठीक है ना। कार्यस्थल तो आप सबको पता है जहाँ पे सभी लोग जाके अपना काम करते हैं, ठीक है, जिससे कोई आय अर्जित की जा सके। ठीक है, और यौन शोषण क्या होता है? ऐसा कोई काम, कोई ऐसी एक्टिविटी करना जो एक व्यक्ति की सामने वाले व्यक्ति की मंजूरी नहीं है, बिना उसकी मंजूरी के किया गया कार्य यौन शोषण। चलो, कार्यस्थल पर यौन शोषण इसको पढ़ते हैं। कार्यस्थल पर यौन शोषण का मुद्दा कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा से जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ठीक है, ये पुरुषसत्ता के कारण महिलाओं पर प्रयुक्त की जाने वाली पौरुष शक्ति की एक अभिव्यक्ति है। यानी जो पुरुषसत्ता है ना, वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है महिलाओं के ऊपर। ये यौन शोषण दैनिक जीवन में महिलाओं के विरुद्ध की जाने वाली हिंसा प्रायः विस्तारित अभिव्यक्ति होता है, जिसका लक्ष्य कार्यस्थल पर महिलाओं को निशाना बनाते हुए उनकी सुभेद्यता का शोषण करना भी है। सुभेद्यता का मतलब होता है एक तरह से उनकी भावना को शारीरिक या मानसिक भावना से उनको ठेस पहुंचाना, शारीरिक या भावनात्मक। चलो आगे देखते हैं, जो कि गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सन 1997 में विशाखा मामले में दिया गया अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्णय यौन शोषण को इस रूप में परिभाषित करता है: यौनिक रूप से तय किया गया कोई भी अवांछित व्यवहार, यानी कि ऐसा कोई भी व्यवहार जो पसंद नहीं है किसी भी पर्सन को, यौनिक रूप में किया। सेक्सुअल हरासमेंट ऐसी कोई एक्टिविटी जो पसंद नहीं किसी को, जैसे शारीरिक संपन्न, यौनिक आग्रह, स्वीकार करने के लिए मांग, निवेदन करना, यौनिकता में रंग में रंगे हुए इशारे करना, अश्लील साहित्य मतलब कोई ऐसा टेक्स्ट मैसेज वगैरह का प्रदर्शन करना, या तथा यौनिक प्रकृति कोई भी अवांछित शारीरिक मौखिक या अमौखिक आचरण, यानी कि यौनिक प्रकृति का कोई सा भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, मुंह से बोला गया हो या इशारों में हो, जैसा भी हो, ये सब दंड के प्रावधान में आएगा और उसे सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि यौन शोषण महिलाओं के बुनियादी मानव अधिकारों का क्या है? उल्लंघन है। जो बेसिक राइट जो महिलाओं को मिली हैं, मेंस को भी मिले हैं, उनका उल्लंघन है ये। ठीक है, ओके। इस निर्णय ने नियोक्ताओं यानी मालिकों को, जो कंपनी के मालिक हैं, जो वर्क प्लेस पे कोई भी उसका एम्प्लॉय काम करने आता है, उनको मालिक दिशा निर्देश प्रदान किए कि वे कार्यस्थल पर होने वाले यौन शोषण का समाधान करें और ऐसे शोषण को रोके। इस निर्णय ने नियोक्ताओं के लिए ऐसे दिशा निर्देश भी उपलब्ध कराए कि वे महिलाएं कर्मचारियों के लिए भेदभाव मुक्त वातावरण निर्माण करें। ऐसा इन्वायरमेंट वो क्रिएट करें कि मेल और फीमेल में अंतर ना किया जाए। निर्णय में यह भी कहा गया कि नियोक्ता यानी मालिक, ठीक है, या कार्यस्थल के अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वे महिलाओं को कार्य करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराएं। यानी जो कार्यस्थल पे जो मालिक है, एक तो उसकी जिम्मेदारी तो है कि ऐसे दिशा निर्देश बनाए, ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाए जिससे महिलाओं को सिक्योरिटी मिले, और साथ ही जो अदर एम्प्लॉयज़ आते हैं, मेंस एम्प्लॉयज़ आते हैं, तो उनको भी बोला गया कि वो अपना इस कर्तव्य बने कि वो इस तरह का माहौल बनाए कि जो साथ में महिला बैठी हैं तो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट महसूस करें। ठीक है, ताकि यौन शोषण की कोई घटना घटित ना हो सके, यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ ही वे ऐसी शिकायत समितियों का गठन करें, ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम डिपार्टमेंट बनाएं जो इन सब चीज़ों को देखे, जो यौन शोषण की शिकायतों के समाधान के लिए उपयुक्त तंत्र उपलब्ध करा सके, नहीं तुरंत इमीडिएट वर्क काम कर सके। ठीक है, माननीय न्यायालय ने इसके अतिरिक्त ये दिशा निर्देश भी दिया गया कि प्रत्येक कार्यस्थल के लिए ये आवश्यक है कि वह यौन शोषण की शिकायतों की पावती के लिए
तथा उसकी जांच पड़ताल के लिए एक समिति गठन करें। यानी कि कोई भी यौन शोषण से संबंधित कोई कंप्लेंट लेके आ रहा है तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई डिपार्टमेंट ज़रूर तैयार किया जाए। ठीक है। न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक ऐसी किसी भी समिति में सदस्यों की कुल संख्या का कम से कम आधा हिस्सा महिलाओं द्वारा भरा जाना चाहिए। यानी कि अगर 100 है, कम से कम आधा महिलाएं हों। समिति का अध्यक्ष अवश्य किसी महिला को ही होना चाहिए, उसका मेंबर बनेगा, अध्यक्ष होगा, महिला हो जा नॉर्मली। एक बाहरी सदस्य भी समिति में होना चाहिए। ठीक है। कोई ऐसा मेंबर जो कंपनी से रिलेटेड ना हो, मतलब नॉन पर्सन ना हो, जानकार ना हो, एक अनजान व्यक्ति भी उसका होना चाहिए जो निष्पक्ष काम कर सके। ठीक है। जो सामाजिक कार्य के क्षेत्र से या गैर लाभकारी संगठन से क्या हो, नियुक्त हो, या ह्यूमन राइट से हो या कोई NGO डिपार्टमेंट से हो। उपयोग बताए गए कदमों के अलावा नियुक्तों को यौन शोषण रोकने के लिए निम्नलिखित कदम आवश्यक उठाने चाहिए, जो कुछ यहाँ पे बताए गए हैं। पहला, श्रमिकों की बैठकों, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बैठकों में और नियोक्तों कर्मचारियों की बैठकों में मुद्दे पर सकारात्मक तरीके से चर्चा होनी चाहिए। यानी कि जो एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स हैं उसकी सकारात्मक तरीके से वार्तालाप होना चाहिए। ठीक है। मालिकों के साथ बैठकर दिशा निर्देशों को प्रधानता से प्रदर्शित करना, ताकि महिला कर्मचारी के अधिकारों के बारे में जागरूकता का प्रचार हो सके। ठीक है। ऐसे दिशा निर्देश बनाना जिससे महिला के अधिकार क्या हो, जागरूक हो। समिति के सदस्यों के नामों को और उनसे संपर्क करने के लिए आवश्यक विवरणों को प्रधानता से प्रदर्शित करना। ठीक है। समिति के जो सदस्य हैं उनसे किस तरीके से संपर्क बनाया जा सकता है, कैसे उनसे जुड़े हैं, उन सब के दिशा निर्देश भी दिए जाएं। नियोक्तों यानी मालिकों को एक यौन शोषण विरोधी नीति के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार है। ठीक है ना। उसे एक नीति बनानी पड़ेगी, एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा जो इन सब चीज़ों को रोके। यौन शोषण के मामले की जांच पड़ताल करने, उनमें मध्यस्थता करने, सलाह देने तथा समाधान करने के लिए एक शिकायत समिति का भी गठन करना चाहिए। ठीक है। यानी कि वही बात है, डिपार्टमेंट बनाओ जो इन सब चीज़ें कंप्लेंट्स को देखे, समझे और कोई सलूशन निकाले। अब एक केस है, इस केस को देखते हैं। इस पूरे केस में जो यानी एस का केस का मामला है, इसमें अगर शॉर्ट में बताऊं तो शॉर्ट में सीधा सा केस यही है कि जो बड़े एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं तो वो किस तरीके से जो छोटे एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनको प्रमोशन करने में या उनके मतलब कि उनको प्रमोशन दिलाने के लिए उनसे मांग करते हैं किसी प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटीज़ का। ठीक है। अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो हमारे साथ ऐसा काम करो, मतलब कि कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करना। और लड़की काबिल है फिर भी उसकी काबिलियतों को नकारना, उसको टॉर्चर करना, मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, या तो वो ऑफिस छोड़ के चली जाए या फिर परमिशन दे दे, ये सारी चीज़ इस तरह से परेशान करना। तो इस एस का केस भी यही था। ऐसे बेकार बुद्धि वाले इंसानों को कुछ समझाया गया था इस केस के थ्रू कि ऐसी एक मानसिकता नहीं होनी चाहिए। तो इसको समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। एस का केस मामला। ठीक है। एस कॉमर्स में परास्नातक यानी कि मास्टर एक लड़की थी। ठीक है। एस कॉमर्स, ठीक है ना। एक एस कॉमर्स थी जो क्या थी, ग्रेजुएट लड़की है। ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट माने मास्टर्स उसने कर रखा है। ओके। उसने एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक प्रशिक्षु के रूप में प्रवेश लिया, यानी एज ए बिगिनर जो अभी काम सीख रहा है उसके तौर पे इसने क्या करा है, अभी एडमिशन लिया है। यूँ कह सकते हो इंटर्नशिप पे है, यूँ समझ सकते हो। ओके ना। अ पर्सन हु इज़ लर्निंग अ ट्रेड फ्रॉम अ स्किल एम्प्लॉयर। ठीक है। कुछ ही वर्षों में वहाँ क्रय अधिकारी के रूप में नियुक्त कर दी गई, यानी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में आप कह सकते हो। ठीक है ना, या HR डिपार्टमेंट में। नौकरी की प्रतिपुष्टि के बाद, ठीक है, यानी कि नौकरी की प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक लेने के बाद, यानी कि नौकरी पसंद है सारा कुछ करने के बाद एस ने जी को रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है। एस एम्प्लॉय एक लड़की थी, अब जी उसका एक सीनियर है, समझ रही। एस जूनियर है। ठीक है।
और जो जी है वो एज अ सीनियर पर्सन है। ओके, जी एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष है। शुरू में जी ने एस से यौनिक आग्रह करने का निवेदन किया, यानी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करने के लिए उसने रिक्वेस्ट करी। एस के नकारने के बाद जी ने उसे यौनिक आग्रह की मांग की। अब एस ने उसके द्वारा डाले जा रहे दबाव को खारिज किया, तो एस को उसके पद से मुक्त कर दिया गया। ठीक है ना, यानी कि एस ने मना कर दिया। ओके, एस है जो इंटर्नशिप पे थी वो जी थी, यानी जो सीनियर था, उससे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की मांग करा था। इसने क्या करा, मना कर दिया, हमें नहीं करना। तो इसने क्या करा, इसको इसकी सेवा से मुक्त कर दिया गया। ओके, मतलब हटा दिया उसको, और उसे एक बहुत निचले दर्जे पे पद प्रदान कर दिया, मतलब निचला पायदान दे दिया बहुत ही। उसे कार्यस्थल में अब केवल फाइल का और फोटो कॉपी का काम करना होता था। सिर्फ फाइल आती थी और उसकी फ़ोटो कॉपी ये सब करना होता था और कुछ नहीं। जी ने एस को उसके आवासीय फ़ोन नंबर पर देर रात को फ़ोन किया। ठीक है ना, इस हरामखोर ने क्या करा, जी ने उसको देर रात में फ़ोन किया। ठीक है, परेशान करना, जो उसको पर्सनल नंबर होता है, हराम को तो करते ही ऐसी मानसिकता की लोग। एस ने फिर लड़की थोड़ी समझदार हुई, हिम्मत जुटाई। एस ने पुलिस में इस बात का शिकायत दर्ज कराई। उसने कंपनी के निदेशक से इस बात की मौखिक शिकायत भी की। ठीक है, उसने कंपनी के जो निदेशक थे, जो अदर सीईओ कह सकते हो, अदर जो एम्प्लॉयज़ भी थे, अदर मालिक भी जो थे, ठीक है, पार्टनर्स जो भी कहते हो, उनको भी इसने क्या करा, बताया कि मेरे साथ जो मेरा सीनियर है, यानी जी जो सीनियर है, वो मेरे साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है, परेशान कर रहा है। इस निदेशकों ने एचआर विभाग के साथ मिलकर शिकायत की। ठीक है, जांच पड़ताल की। जी को मौखिक चेतावनी देने के बाद शिकायत समाप्त कर दी गई, यानी कि डिपार्टमेंट ने क्या करा, एक वार्निंग दे दी बस कि आप ऐसा कोई एक्टिविटीज़ मत करो, मतलब कुछ उसके खिलाफ कोई कागजी कार्रवाई नहीं की, बस एक मौखिक चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया गया। इस कार्य के बाद एस की रिपोर्टिंग बदल गई। ठीक है, हालांकि कंपनी से उस विशेष निदेशकों द्वारा त्यागपत्र देने के बाद लड़की का यौन शोषण जारी रहा, उसको फिर भी प्रताड़ित किया जा रहा था। जी अब कंपनी में सबसे वरिष्ठ पद पर था, यानी कि धीरे धीरे मतलब लड़की वापस भी आगे काम करती रही, लेकिन जी का प्रमोशन हो गया जल्दी, वो और बड़े पद पर चला गया। इस अवधि के दौरान एस ने गंभीर यौन शोषण के संबंध में मौखिक रूप से एचआर प्रबंधक के पास अनेक बार शिकायतें की। ठीक है ना, कई बार गई वो लड़की, उसने कहा कि देख लो गलत हरकत हो रही है। हालांकि उस प्रबंधक ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, मतलब मैनेजमेंट ने भी ध्यान नहीं दिया। एस ने मुख्यालय में बैठने वाले उपाध्यक्ष ह्यूमन रिसर्च से लिखित में शिकायत की। मुख्यालय में एस द्वारा शिकायत करने के परिणाम स्वरूप जी द्वारा एस को यौन शोषण और अधिक किया जाने लगा। ठीक है ना, मतलब और उससे परेशान करने लगे। मतलब कि जब ह्यूमन राइट्स में उसने क्या कर दी, कंप्लेंट दे दी, तो जी और परेशान करने लग गया एस को। एस कार्यस्थल पर अकेली पड़ गई। एस ने एक बार फिर इस यौन शोषण को शत्रुतापूर्ण वातावरण की शिकायत लिखित रूप से स्थानीय कार्यालय और मुख्यालय के एचआर विभाग से की। ठीक है ना, यानी कि जो लोकल डिपार्टमेंट है वहाँ को भी कर दी और ह्यूमन राइट वालों को भी कर दी। चलो, इस शिकायत के परिणाम स्वरूप एस को एक निलंबन पत्र प्रदान कर दिया गया, यानी इसको निकाल दिया गया, और उस पर चार्जशीट लगाई गई, यानी कि कानूनी अब कागजी कार्रवाई हुई कि वे अपने कार्य को उचित ढंग से नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके, यहाँ पे क्या कर दिया गया, कार्रवाई किसके साथ कर दी गई, इस शिकायत पर। जब उसने क्या करा, देखो एस ने एक बार फिर से यौन शोषण शत्रुतापूर्ण वातावरण की शिकायत लिखित रूप से स्थानीय कार्यालय और मुख्यालय एचआर से की। ठीक है ना, एस ने स्थानीय कार्यालय इन सब में करी कंप्लेंट। इस शिकायत के परिणाम स्वरूप एस को एक निलंबन पत्र प्रदान कर दिया, यानी कंपनी से ही उसको निकाल दिया गया और उस पर चार्जशीट लगा दी गई, नहीं बल्कि लड़की के ऊपर कागजी कार्रवाई हो गई कि वह अपने कार्य को उचित ढंग से नहीं कर रही है। वाह,
ठीक है। एस के विरुद्ध की गई विभागीय जांच के निष्कर्ष के आधार पर कंपनी ने एस को नौकरी से बेदखल किया और उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। इस बीच राज्य महिला आयोग और उच्च न्यायालय द्वारा डाले जा रहे व्यापक दबाव के चलते कंपनी द्वारा यौन शोषण की सच्चाई जानने के लिए 2 जांच कार्रवाई की गई। ठीक है, यानी कि महिला आयोग और हाई कोर्ट के थ्रू जांच बैठा दी गई थी। इनमें से एक जांच अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन द्वारा की गई थी, इंटरनेशनल मैनेजमेंट भी आ गया था इसमें अब, तथा दूसरी जांच यौन शोषण की शिकायतों से संबंधित एक समिति द्वारा की गई। हालांकि सी को इन जांचों के परिणाम स्वरूप के बारे में नहीं बताया गया था, यानी कि जो जांच हो रही थी इसके बारे में सी को जानकारी नहीं थी। श्रम न्यायालय और उद्योग न्यायालय ने एस को संघर्ष करना जारी रहा ताकि उसके फिर से रोजगार मिल सके। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन उसने क्या कहा, एस के लिए दोबारा से फाइट करती रही, उसको काम वगैरह मिलते रहे और कंपनी के ऊपर कार्रवाई ये सब बैठ गई। अब इसमें लिखा है कृपया थोड़ा सा विराम लें और अपने अध्ययन पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का खोजने का क्या करें, प्रयास करें। ठीक है, तो इसमें आप केस में समझा क्या कि जो सीनियर पद के लोग होते हैं वो हरामखोर किस तरीके से जो नीचे के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ शोषण करते हैं। ठीक है, अगर वो लोग जब कंप्लेंट्स करते हैं तो उल्टा उन्हीं को निकाल दिया जाता है, फिर बाद में कागजी कार्रवाई कोर्ट वोट जब आ जाती है तब जाके इन कंपनी इन हरामखोरों का बट्टा बैठता है। लेकिन इन सब चीज़ों करने से कितना एक कोई पर्सन कितना मेंटली परेशान हो जाता है ये भी देखना चाहिए। ओके, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को तो पहली बात तो रखना ही नहीं चाहिए और ना ही उनको इतना बड़ा पद देना चाहिए जो इस प्रकार की मानसिकता रखते हों। ठीक है, तो गलत बात है। तो जी टाइप के एम्प्लॉयज़ तो होने ही नहीं चाहिए। ओके, चलो हम देखते हैं अपना ये वाला टॉपिक। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 2007 के प्रतिवेदन के अनुसार, प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार 2007 भारत में 28 लाख यौन कर्मी मौजूद हैं। यौन कर्मी का मतलब होता है सेक्स वर्कर्स। इनमें से 35% ऐसे हैं जो इस निंदनीय व्यापार में, मतलब कि इस तरह के व्यापार में दोषपूर्ण कह लो या निंदा वाला व्यापार जो भी है, ये निंदनीय व्यापार में 18 वर्ष की उम्र से पहले ही प्रवेश पा चुके हैं, यानी अनजान तरीके से धोखाधड़ी से जो 18 भी नहीं हुए थे, ढंग से उनको समझ भी नहीं आई तो वो इस ऐसे व्यापार में आ गए थे। ठीक है, अन्य स्रोतों से जैसे कि ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार ये संख्या 28 लाख की बजाय 1.5 करोड़ की है। सिर्फ मुंबई में 1 लाख से अधिक यौन कर्मी रहते हैं। इन यौन कर्मियों के अलावा देवदासी, जोगनी, ठीक है, आप इसके बारे में क्या करना, सर्च करना इंटरनेट पे, आपको जानकारी मिलेगी। देवदासी एक हिंदू धर्म की प्राचीन प्रथा है। भारत के कुछ क्षेत्रों में, खासकर दक्षिण भारत में, महिलाओं को धर्म और आस्था के नाम पर वेश्यावृत्ति में दलदल में धकेला गया था। इसके बारे में पढ़ना, आपको बहुत जानकारी मिलेगी, तो थोड़ी सी शॉर्ट में बता दिया, लेकिन इसके बारे में पढ़ना। ओके, इस प्रकार की अन्य पारंपरिक व्यवस्थाएं भी मौजूद हैं जो लड़कियों को, खास तौर से निचली जातियों, निचले वर्गों से आने वाली लड़कियों को वेश्यावृत्ति में धकेल दी जाती है। ठीक है, या तो इसको टाइप करके कर लेना या PDF से सर्च कर लेना। ठीक है, या फिर नाम वैसे नाम डाल देना, आपको मिल जाए देवदासी। ओके, यौन कार्य के प्रति 3 दृष्टिकोण हैं, वैधिकरण, एक कानूनी, एक अपराधीकरण, और अपराधीकरण से मुक्त और मानवाधिकार के रूप में यौन कार्य। ठीक है, लीगल है और अपराधीकरण से क्या है, आज़ाद। अपराधीकरण से मुक्त का तात्पर्य यौन कार्य पर अपराधीकरण कानून लगने से छूट प्रदान करना है। ठीक है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, इसके राइट्स भी हैं, आप इनके बारे में पढ़ना सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने लिए कोई काम कर रहा है, अपना कर रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को फोर्स तो कर नहीं रहा, तो ये अलग अलग चीज़ें आप समझ नहीं पाओगे, इसकी एक सेपरेट वीडियो होगी तब समझोगे। लेकिन आप सेक्स वर्कर्स के लिए जो राइट्स बोले गए थे उनके लिए भी राइट्स बनाया गया है, उनके भी अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स भी है,
राइट टू चूज़ का भी अधिकार दिया गया है उनको। तो ये आप सब देख सकते हैं, पढ़ना इनके बारे में। वैधिकरण तात्पर्य यह है कि राज्य द्वारा यौन कार्य को अन्य कार्यों की तरह ही एक प्रकार का मान लिया जाए। ठीक है, मतलब जैसे सारे कार्य हैं वैसी तरीके से ये वाला कार्य भी, सेक्स वर्क भी एक ऐसा वर्क है। क्योंकि कोई व्यक्ति अपनी मंजूरी से कर रहा है तो इसमें क्या गलती है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, ओके। इसके लिए लाइसेंस जारी किए जाएं और कार्य की दशाओं को विनियमित किया जाए। ठीक है, ओके। और आप कभी इनके बारे में ढंग से पढ़ोगे तो आपको पता लगे जितने भी सेक्स वर्कर्स हैं यहाँ जो भी चल रहा है वहाँ पे ज़्यादातर लोग सिर्फ एक एजेंडे के लिए नहीं जाते। कुछ लोग तो इसलिए भी जाते हैं कि वो कोई उनसे बात कर ले। ठीक है, कोई उनसे शांति से उनकी बातें सुन ले। ठीक है, कुछ लोग मेंटली भी परेशान होते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि क्यों लोग वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इसका एक उद्देश्य नहीं होता, इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो कोई बात नहीं, और बिना बात का इनको गलत धारणा से ना देखा जाए। ठीक है, इनको भी पढ़ने का अधिकार है ये सब चीज़ें। मानवाधिकार वाले दृष्टिकोण पर स्वयं यौन कर्मियों द्वारा बल दिया जाता है। यह दृष्टिकोण कहता है कि अन्य महिलाओं की तरह यौन कर्मी महिला भी बुनियादी और मूलभूत मानवाधिकार के लिए अधिकृत हैं। उनको भी ये अधिकार, जैसे अन्य महिलाओं को जो नॉर्मल अधिकार प्राप्त हैं उसी तरीके से इन महिलाओं को भी अधिकार प्राप्त हैं। उन्हें यौन कार्य में प्रवृत्त होने का अधिकार है। ठीक है, ओके। यौन कार्य के संबंध में स्वाभाविक विवादास्पद बहस है कि क्या महिला यौन कार्य में अपनी सहमति से आती हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, या फिर सारा यौन कार्य जबरदस्ती, बलपूर्वक, धमकी और अवरोध का ये परिणाम है। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं। तो हाँ, कुछ ऐसे मिलता भी है कि कुछ लोगों को इस काम में जानबूझ के दखल दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी मिलते हैं जो अपने स्वयं स्वीकृति से भी हैं। तो दोनों में अंतर है। ठीक है, और जो लोग ज़बरदस्ती, धोखाधड़ी, कालाबाजारी इस तरीके से आ गए हैं तो उनको आज़ाद करा देना चाहिए कि वो सब ना रहें सब चीज़ों में। और जो स्वयं से कर रही हैं तो इसका मतलब कुछ नहीं कि वो कुछ गलत कर रही हैं, उनको भी सही धारणा से देखा जाए। ठीक है, ओके। अब अगला टॉपिक है हमारा सेवाकरण, सर्विफिकेशन, अरे जो भी है ये बोला नहीं जा रहा, इसको देख लेना, अगली क्लास में हम देखेंगे इसको। फिर आएगा ग्लास सीलिंग। ओके।